15 अगस्त 1947 यह वो दिन था जिस दिन भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और भारत देश को आज़ाद कराने के पीछे किसी एक इंसान का हाथ नहीं था। यह पूरी भारत की जनता थी जिसने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। उन्होंने अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचा। वो चाहती थी कि हम गुलाम हैं, हमारी आगे वाली जनरेशन गुलाम ना हो। इस तरह की मनोदशा के साथ उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और इसके पीछे सबसे बड़े लीडर का जो नाम आता है वो है महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत की जनता को एकत्रित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए मनाया, समझाया और उन्हें एक अच्छे भारत की कल्पना सामने रखी। महात्मा गांधी जी ने केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान नेताओं में माना जाता है। भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया उसके कारण 1919 और 1947 जब तक भारत आज़ाद हुआ उस समय को गांधी एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस लेक्चर में आप जानेंगे कि गांधी जी ने कैसे अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों ने भारत पर क्या क्या और किस तरह से जो है रूल किया, हर बार नए नए कानून लागू करके कैसे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। और फिर हम पढ़ेंगे कि आज़ादी के लिए भारतीयों ने किस तरह से यातनाएं सही, किस तरह से स्ट्रगल किया। हमने 1919 से लेकर 1947 तक के सभी तारीखों को, सभी आंदोलनों को सीरीज़ में वन बाय वन जो है कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे जल्द मिल सके। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात पोरबंदर के वो मूल निवासी थे। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी जो कि राजकोट रियासत के एक दीवान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही हुई थी और 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से उनका विवाह हो गया था। उसके बाद 1887 में लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे और 1891 में वकालत की पूरी पढ़ाई करके वो भारत लौट आए थे। यहाँ उन्होंने बम्बई में वकालत आरंभ की परंतु कोई विशेष सफलता उन्हें यहाँ पर नहीं मिली थी। उसके बाद 1893 में वह अब्दुल्ला कंपनी की पैरवी यानी केस के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। यहाँ 1 साल के लिए आए थे लेकिन 22 साल रहे और यहीं रहकर उन्हें अंग्रेज़ों के भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में जो है एहसास हुआ और यहीं से उनकी असली लड़ाई जो है शुरू हुई थी। उसके बाद फिर 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे और 22 साल बाद भारत पहले जैसा नहीं था। बेशक अंग्रेज़ों का गुलाम था लेकिन अपनी आज़ादी के सपने बुनने लगा था। भारतीय कांग्रेस पार्टी गांव शहरों में अपने पैर पसार चुकी थी। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में विपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय, जिन्हें बाद में लाल बाल पाल के नाम से भी जाना गया, भारत की आज़ादी के चश्मिद गवाह हैं। और जब गांधी जी 22 साल बाद भारत लौटे तो ये सब बदलाव उन्होंने देखने को मिले थे कि अब देश काफ़ी बदल चुका है। भारत का यह दृश्य गांधी जी को घर कर गया और फिर हुई गांधी जी की एंट्री भारतीय राजनीति में। गोपाल कृष्ण गोखले यह वो नाम था जिन्हें गांधी जी ने अपना गुरु बनाया था। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और फरवरी 1916 में ही गांधी जी पहली बार सार्वजनिक तौर पर बनारस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उन्हें इस समारोह में दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। वहां गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि उन्हें इस बात का काफ़ी दुख है कि भारतीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा जिसमें किसान एवं श्रमिक शामिल हैं इस समारोह में मौजूद नहीं थे। वह चाहते थे कि उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जाए, उन्हें भी महत्वपूर्ण समझा जाए, उन्हें भी समाज का हिस्सा समझा जाए। गांधी जी द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण के बाद भारत के लोगों में गांधी जी को लेकर और भी लोकप्रियता बढ़ गई और फिर शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन व सत्याग्रह की। तो पहला जो उनका सत्याग्रह था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया, तो उसकी कहानी क्या थी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो भारत में सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले में 1917 से होनी शुरू हो गई थी, जिसे आज हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ के किसानों को खेतों में नील उगाने और सस्ते दामों पर उसे बेचने के लिए जो है विवश किया जाता था। यूरोपियन बागान मालिकों के इस अत्याचार का जायजा लेने गांधी जी 1917 में वहाँ गए और वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया कि इस मामले की जाँच की जाए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह गांधी जी का प्रथम महान जीत थी। फिर बारी आती है अहमदाबाद मील हड़ताल
जो कि 1918 में अहमदाबाद में हुई थी। और इस सत्याग्रह की डिटेल्स अगर हम पढ़ते हैं तो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों को वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जो है मिल मालिकों के खिलाफ जो है एक लड़ाई छिड़ी हुई थी। महात्मा गांधी ने मजदूरों का साथ देने के लिए भरण अनशन शुरू किया और चौथे ही दिन मिल मालिकों मजदूरों के वेतन में 35% बढ़ावा कर दिया था। सत्याग्रह के इन शुरुआती दौरों ने महात्मा को जनता के और जो है और करीब ला दिया था। उन्हें सहयोग से उनके इस तरह के सत्याग्रह में मिलने वाली सफलता ने शताब्दियों से गुलाम लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास भर दिया था कि वह सब महात्मा गांधी को हर आंदोलन में साथ देने के लिए तैयार हो चले थे। फिर इस साल 1918 में खेड़ा किसान संघर्ष, तो यह जो किस्सा है यह गुजरात के खेड़ा जिले का है, जहां फसल खराब होने की वजह से किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने कर वसूली के लिए दबाव डाला। गांधी जी जब इस समस्या से परिचित हुए तो उन्होंने किसानों को सत्याग्रह करने का सुझाव दिया, जिसके बाद 22 मार्च 1918 में सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंत में सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए, किसानों की बातें मान ली गई। उसके बाद फिर ठीक 21 दिन बाद घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इसमें विश्व की भी जो है निंदा की गई थी। जलियांवाला बाग में जो भी घटना हुई थी और यही वो घटना थी जिसने आज़ादी का सही मतलब भारत के लोगों को समझाया। इस दिन के बाद से भारतीयों ने ठान लिया कि अंग्रेज़ों को भगाकर ही दम लेंगे। तो अब बात आती है कि इस भयावह हत्याकांड का कारण क्या था, किस वजह से लोग जमा हुए थे और किस वजह से निहत्थे लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी। तो इसके कुछ 5 कारण हैं, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण है गदर आंदोलन का प्रभाव। तो गदर पार्टी थी जो अमेरिका में जो है एक बनाई गई थी। 21 अप्रैल 1913 में ये पार्टी बनी थी। इस पार्टी का एकमात्र जो उद्देश्य था वो था अंग्रेज़ों को मार मार कर देश से भगाना और भारत को आज़ाद कराना। इस उद्देश्य के चलते कारण था रॉलेट एक्ट, जो कि 18 मार्च 1919 में लागू हुआ था। इस एक्ट के अधीन सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए और बंदी बना सकती थी और बंदी बनाकर अनिश्चित काल यानी कि टाइम डिसाइडेड नहीं था, वो आपको लेकर जेल में डाल सकती थी। जब तक उसका मन करे तब तक रखती, हो सकता है आपकी जेल में डेथ भी हो जाती। कुछ इस तरह से रूल इसमें थे। और इस रॉलेट एक्ट के जो था उसमें दलील, अपील और वकील यानी कि 9 दलील, 9 अपील और 9 वकील की धाराएं लगी हुई थी। तो ये 5 कारण थे जिनके खिलाफ जो है भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे थे। हमारी भारतीय जनता काफ़ी आक्रोश में थी। फिर उसके बाद जो इन सभी कारणों को देखते हुए महात्मा गांधी द्वारा हड़ताल की घोषणा कर दी गई, जो कि 30 मार्च को होने वाली थी पहली आंदोलन, और दूसरा आंदोलन होने वाला था 6 अप्रैल 1919 को। तो 30 मार्च को जो आंदोलन होने वाला था वो आर्य समाज स्वामी श्रद्धानंद की लीडरशिप के अंडर होने वाला था। आंदोलन काफ़ी जो है शांतिपूर्वक किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया, उन पर अत्याचार किए गए। आंदोलनकारियों ने उनका जो है विरोध किया कि उनके लीडर्स को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और फिर जो पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने आंदोलनकारियों पर आक्रमण किया, उनकी भीषण लड़ाई हुई, 5 अंग्रेज़ मारे गए और एक महिला की भी वहाँ पर घायल होने की खबर थी। तो ये सब देखकर महात्मा गांधी मुंबई से दिल्ली गए। हालांकि सरकार को इस बात का पता चला, उन्होंने महात्मा गांधी को पकड़ा और वापस मुंबई ले आए। यह सब देखकर जो हमारी भारतीय जनता थी वो और ज़्यादा आक्रोश में आ गई। उसके बाद समय आया 6 अप्रैल 1919 का, जब महात्मा गांधी ने घोषणा की थी। तो इस दिन भी एक हड़ताल होनी थी, जुलूस निकलने थे। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर हैफू हिशीन किचलू, जो उनके पंजाब सरकार के एक महत्वपूर्ण नेता थे। अब हिंदू मुसलमान सब होकर जो है भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सब शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन माइकल ओडायर जो पंजाब के लेफ्टिनेंट थे वो घबरा गए थे। तो 10 अप्रैल को पंजाब के दोनों नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। यह देखकर जनता आक्रोश में आ गई। फिर उसके बाद जो है पुलिस और जनता के बीच लड़ाई होती है। अब जो स्थिति है वो हाथों से निकल जाती है। तो फिर क्या होता है, यह जो सारी सिचुएशन है वो आर्मी को दे दी जाती है। तो आर्मी में थे ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर।
जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो उसके बाद ब्रिगेडियर ने 12 अप्रैल अमृतसर पहुँचे और 144 धारा लागू कर दी। ठीक है, यानी कि कोई सभाएं नहीं होगी, कोई लोग इकट्ठे नहीं होंगे, यानी कि सभा पूरी तरह से बैन हो गई थी। 12 अप्रैल को अमृतसर पहुँचे थे और 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होने वाले थे। इस बात की जानकारी जनरल जो है डायर को भी, ब्रिगेडियर डायर को भी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं रोका। वो चाहते थे कि लोग इकट्ठे हों और वो बदला ले सकें। तो इस समय जो कम से कम 15-20 हज़ार लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। बैसाखी का दिन था तो बैसाखी के मेले में भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने सारे बाग के दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ एक दरवाज़ा खुला था जिसमें वो खुद अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। लगभग 150 सैनिकों के साथ उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यह सब एक बदला लेने की मानसिकता थी। वे भारतीयों से बदला लेना चाहते थे। भारतीय जो उनका विरोध कर रहे थे, उनकी चीज़ों को त्याग रहे थे, वो सब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इन सब का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। कांग्रेस की कमेटी के अनुसार इस हत्याकांड में 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी और 3000 लोग घायल हुए थे। और इस घटना के बाद जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लगभग 7 हफ्तों तक यह मार्शल लॉ लागू रहा और इस समय के दौरान पंजाब के लोगों पर सरकार ने काफ़ी अत्याचार किए।